हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आप सब रेडी हैं? अच्छा जी, हम सब जो है एक चैप्टर पढ़ रहे थे, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो हमने इसके अंदर ना कुछ बातें पढ़ ली हैं। आज उसके बाद आगे बातें लिखते हैं। हमने क्या क्या बातें पढ़ ली? हमने 5-6 पॉइंट्स मेरे ख्याल से पढ़ लिए है ना, 6-7, कितने हो गए पॉइंट्स? 7 पॉइंट्स हो गए अपने, 7 हो गए। चलो 8 पॉइंट की ओर चलते हैं हम, 8 पॉइंट की ओर चलते हैं। और ये 8 पॉइंट अपना क्या है, लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। कह रहे हैं जो ऑडिट स्ट्रेटजी होती है और जो ऑडिट प्लान होते हैं, क्या इनमें कुछ रिश्ता होता है क्या? अगर होता है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। चलो कुछ बातें आपको पहले ना नोट करनी पड़ेंगी मेरे साथ, फिर एक एक करके बातें करेंगे हम इसके अंदर। देखो, हम पढ़ रहे हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। याद है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी क्या होती है? एक बार डेफिनेशन बोलते हैं। इट रेफर्स टू एसटीडी। एसटीडी मतलब स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। और यही आपको क्या बन जाएगी? गाइड करेगी क्या बनाने में? ऑडिट प्लान। यानी इनका आपस में कनेक्शन तो है, ये बात तो कंफर्म होगी। डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी ऑडिट स्ट्रेटजी की, उससे एक बात तो क्लियर होगी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी क्या होती है? जिसमें हम सेट करते हैं स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। और यही आपको, ये जो स्ट्रेटजी आपने सेट करी है, ये आपको क्या करेगी? गाइड करेगी। किन चीजों में गाइड करेगी? मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाने में। मतलब ये आपको हेल्प करेगी ऑडिट प्लान बनाने में। तो क्या आपको टॉपिक समझ आ रहा है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं? अच्छा, तो आओ जरा कुछ बातें लिखते हैं। आपके हिसाब से मेरा पहला सवाल यही है आपसे, दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, वाइडर टर्म कौन सी है? ऑडिट स्ट्रेटजी या ऑडिट प्लान? क्या कह रहे हो आप? कुछ कह रहे हैं स्ट्रेटजी, कुछ कह रहे हैं प्लान। तो जानकर खुशी होगी, आंसर है प्लान। देखो, द ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन, क्योंकि इसके अंदर दैट इंक्लूड्स व्हाट? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड बाय द एंगेजमेंट टीम मेंबर। यानी ऑडिट स्ट्रेटजी में तो सिर्फ आपने सेट करा, अब उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है वो सारी चीजें इसमें होती है। यानी ऑडिट प्लान ज्यादा डिटेल्ड होते हैं एज कंपेयर टू ऑडिट स्ट्रेटजी। तो आप लिखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखना है, 8th के अंदर हेडिंग आपने बना ली थी ना, रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान में क्या फर्क है, मतलब क्या रिलेशन है? तो पहला पॉइंट हमें स्प्राइट हो गया। क्या स्प्राइट हो गया? ऑडिट प्लान जो होता है मोर डिटेल्ड। ये ना पहले करेक्ट इनकरेक्ट होता था, अब हट गया आपके कोर्स से करेक्ट इनकरेक्ट। एक वक्त पे पूछा जाता था, या अब एमसीक्यू ऐसे बनाया जाता है। ये देखो, एमसीक्यू कैसे बनाया जाता है? द ऑडिट प्लान इज डैश डिटेल्ड देन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। ये पूरा सेंटेंस देंगे, डैश छोड़कर नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, इक्वल, लेस देन, मोर देन और नन ऑफ द अबव। ऐसी कुछ बनाकर आपको दे देंगे और आपको बताएंगे जवाब दो। तो आप बोल देना ऑडिट प्लान हमेशा क्या होते हैं? मोर डिटेल्ड होते हैं देन। फर्स्ट पॉइंट स्प्राइट हुआ। सेकंड पॉइंट आपको ये लिखना है, अगर फर्स्ट अभी ने लिख लिया बेटा। सेकंड पॉइंट यहां से, ऑडिट स्ट्रेटजी आपको एसटीडी बताता है ऑडिट का, और ऑडिट प्लान में बताया जाता है कि इन स्ट्रेटजी को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यानी सेकंड पॉइंट आपको लिखना चाहिए।
ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या डिटरमाइन करके देती है, एसटीडी क्या रहेगी, मतलब स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट क्या रहेगा। जबकि ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कैसे करी जाएगी वो सब कहां लिखा जाता है, ऑडिट प्लान में। बोलो जी बोलो, कुछ बातें समझ आई हो तो। आगे आपको बातें, दो बातें अभी तक की आपको स्प्राइट हो चुकी हैं। पहली बात क्या, जो ऑडिट प्लान है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और दूसरी बात ऑडिट स्ट्रेटेजी में हमें ये पता होता है कि यार हमारे कब कौन से बंदे जाएंगे ऑडिट करने और कितने जाएंगे। लेकिन भाई बाकी सारी चीजें कहाँ होती है, ये स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सारी चीजें कहाँ लिखी जाती हैं, ऑडिट प्लान में। तो इसलिए ऑडिट प्लान थोड़ा ब्रॉड होता है। फिर एक बात जरा सुनना, एक बात बहुत बढ़िया है। जनरली देखो थ्योरेटिकली क्या जाना जाता है, इधर ध्यान देना। जनरली थ्योरेटिकली क्या कहा जाता है, पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी बनती है, फिर क्या होती है, ऑडिट प्लान होता है, यस और नो। लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में मैंने आपको बताया था दोनों साथ साथ ही बनते हैं। समझ आ रहा है आपको। आप जितनी मर्जी स्ट्रेटेजी बना लो कि यार हम ये पढ़ेंगे, लेकिन रोज के प्लान की वजह से आपकी स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर यही बात करनी है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल स्ट्रेटेजी एंड डिटेल्ड ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरली डिस्क्रीट। डिस्क्रीट क्या होता है, पहले ये खत्म होगा फिर ये शुरू होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और ये सीक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है, जरूरी नहीं है ये हमेशा क्या हो, सीक्वेंशियल प्रोसेस। समझ आ रहा है आपको, कि पहले ये होगा फिर वो होगा, ऐसा करना जरूरी नहीं है। और ये दोनों बहुत ही क्लोजली क्या है, इंटर रिलेटेड। तो देयरफॉर एक में चेंज होगा तो दूसरे में अपने आप ही क्या हो जाएगा। अगर आपकी स्ट्रेटेजी चेंज हुई तो प्लान चेंज हो जाएंगे, और अगर प्लान चेंज हुए तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। तो पॉइंट समझ आ रहा है आपको या नहीं। तो पहले आप अंग्रेजी बीट में लिख लो, फिर मैं इसको आपको इंग्लिश में लिखवा दूंगा। मैं इसको लिखवाता हूँ इंग्लिश में, ताकि आपको अगली बार भी घर पढ़कर याद आए कि ये कहना क्या चाह रहा है। करें, स्टार्ट करें, लिखो फिर। ऑडिट स्ट्रेटजी के बेसिस पर, ऑडिट स्ट्रेटजी के बेसिस पर ऑडिट प्लानिंग होती है। ऑडिट स्ट्रेटजी के बेसिस पर ऑडिट प्लानिंग होती है, पर हर बारी ऐसा जरूरी नहीं है। ऑडिट स्ट्रेटजी के बेसिस पर ऑडिट प्लानिंग होती है, पर हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि स्ट्रेटजी पहले बने। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि स्ट्रेटजी पहले बने और प्लानिंग बाद में हो। जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। As we know
they both are closely interrelated. As we know, they both are closely interrelated. Hence एक में चेंज होगा, एक में चेंज होगा तो दूसरे में अपने आप ही चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? बोलो आप कॉन्सेप्ट स्प्राइट हुए या नहीं हुए? तो यहां से आज हमने 2 पॉइंट निकाले। पहला, ऑडिट प्लान मोर डिटेल्ड होते हैं क्योंकि इसमें हम सब कुछ लिखते हैं कि स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट स्प्राइट हो गया। अच्छा, दूसरा फिर हमने ये बात सीखी कि यार ये दोनों आपस में बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं और ये जरूरी भी नहीं है कि पहले स्ट्रेटेजी बने और फिर ही क्या हो, प्लानिंग। प्रैक्टिकल लाइफ में तो दोनों साथ साथ ही होते हैं और एक अगर स्ट्रेटेजी चेंज होगी तो अपने आप प्लान हमें चेंज करने पड़ेंगे और अगर हमारे प्लान चेंज होते हैं तो हमारे को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। समझ आ रहा है आपको? ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट बनाओ। ये मैंने लिखवा दिया था ना, ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना और ऑडिट प्लानिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ठीक है, लिखवा दिया ना। अब पॉइंट नंबर कौन सा बनना है? 9। ये लिखो, पॉइंट नंबर 9, चेंज टू प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। Changes to planning decision during the course of audit. यार देखो, आपने ऑडिट के शुरुआत में ध्यान देना, आपने ऑडिट के शुरुआत में ऑडिट स्ट्रेटजी बना दी, ऑडिट प्लान बना दिए। क्या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आप इनमें चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताओ यार। आपने, अच्छा आप अपनी बात बताओ, यहां छोड़ो, आप बताओ, आपने जिस दिन फाउंडेशन का रिजल्ट आया था क्या प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाई थी? भाई पूरा दिन पढ़ेंगे, ठीक है ना, रिजल्ट के बाद पढ़ा नहीं, ठीक है। पर वैसे या आप अपने 12th क्लास जब आपकी आई थी, आप 12th के बाद सोच लो, 11th क्लियर होती है, आपने 12th में बहुत सारी प्लानिंग और स्ट्रेटजी स्टार्टिंग में करी थी। बताओ बेटा, रोज आपकी प्लानिंग चेंज होती थी, रोज आपकी स्ट्रेटजी चेंज होती थी। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसा नहीं चलता। अगर वैसा वैसा चल रहे हैं तो फिर हम ही भगवान है। हमारी मर्जी से सब कुछ हो जाए तो फिर हम भगवान ही हो गए ना, ठीक है ना। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो देयरफॉर ऐसी ऑडिटर जो सोच के जा रहा है ना, जरूरी नहीं है उसको वैसा वहां पर मिले। तो अगर वैसा वहां पर नहीं मिला तो उसके अकॉर्डिंग, जो मिला उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटजी और प्लानिंग करनी पड़ती है। तो यहां पर यही बात कह रहे हैं, ऑडिटर जो है वो अपडेट करता रहता है और चेंज करता रहता है। ऑडिटर जो है क्या करता रहता है? अपडेट और चेंज करता रहता है। किन में? अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान में, जब जब उसे जरूरत फील होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। सर उसे कब कब जरूरत फील होती है? जब उसे कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट दिख जाए। मतलब एक्सपेक्टेड घटना नहीं, अनएक्सपेक्टेड घटना दिखी ऑडिट पे, जैसे फ्रॉड दिख गया। ऑडिटर कह रहा है अच्छा यहाँ फ्रॉड हो रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, भाई स्ट्रेटजी चेंज करो, प्लान, ज्यादा बंदे लगाओ, ठीक है ना, प्लानिंग चेंज करो। भाई अब यहां पर बढ़िया से बढ़िया अकाउंटिंग ऑडिटिंग के सॉफ्टवेयर लेकर आओ, इंप्लीमेंट करेंगे, फ्रॉड निकाल के रहेंगे। या हालात चेंज हो गए हैं, या ऑडिटर को ऐसे सबूत मिले हैं जिसकी वजह से ऑडिटर को लग रहा है कि भैया हमें क्या कर देना चाहिए, अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग को चेंज कर देना चाहिए। या फिर ऑडिटर की नजर के सामने जिगर के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई जिससे ऑडिटर को लगा कि मुझे अपने क्या कर देने चाहिए, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग क्या कर देनी चाहिए, चेंज।
when information comes to the auditor attention that differs significantly from the information available when the auditor planned the audit procedure। जिस समय आप ऑडिट प्लान कर रहे थे उस समय जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी और अब जो आपकी नजर के सामने जिगर के पास इंफॉर्मेशन आई है उससे तो आप चौंक गए। समझ आ रहा है आपको? उससे तो आप चौंक गए। टाइट आया क्या? नहीं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई जिसकी वजह से ऑडिटर को लगता है यार मैंने तो जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी जिसके बेसिस में मैंने प्लानिंग कर रखी थी वो तो सारी फेल होगी। समझ आ रहा है? तो अब आपको नए तरीके से प्लानिंग और नए तरीके से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो लिखना जरा स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट तो एज इट इज ही लिख लो। पहला पॉइंट तो इसके अंदर एज इट इज ही लिख लो। ऑडिटर शैल अपडेट, ऑडिटर तुम अपडेट करना और चेंज करना किसको? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लानिंग को जब जब तुम्हें जरूरत फील हो। किस चीज की? कि मुझे अपना ऑडिट प्लान वगैरह चेंज करना चाहिए। सेकंड पॉइंट करें। अब जरा सुनना, लिखो ऑडिटर अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग को चेंज करता है ड्यू टू, ऑडिटर अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग को चेंज करता है ड्यू टू पहला क्यों करता है, मतलब कब कब करता है, क्यों करता है। पहला लिखना, उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट दिखे। जैसे थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक जाकर देखते हैं, यार आपने किसी के साथ प्लानिंग करी कि यार इसी के साथ 7 फेरे लिए जाएंगे, फिर आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट दिखे, ठीक है ना, दो पॉइंट समझ रहे। अब आपकी प्लानिंग क्या कर दोगे आप? चेंज। स्ट्रेटजीज क्या कर दोगे? चेंज। समझ आ रहा है आप? मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब अगर आपको कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट दिखे, ठीक है ना, यानी कुछ ऐसा सा हुआ, वो जो एक अक्षय कुमार का डायलॉग है, जो हमें चाहिए उसको कोई और चाहिए और जिसको हम चाहिए वो किसको चाहिए। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? कुछ ऐसा सा हुआ, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ, ऑडिटर को भी ऐसे ही लगा भाई ऐसा तो सोचा ही नहीं था, ये घटनाएं दिख गई यहाँ पर। हाँ जी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सेकंड पॉइंट लिखो, चेंज इन कंडीशंस, हालात चेंज हो गए। अच्छा, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड होने की वजह से, कुछ सबूत मिलने की वजह से, कई बार हम अपने क्या करते हैं, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड होने की वजह से। सेकंड दिया था ना चेंज इन कंडीशन, थर्ड क्या आ गया? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होने की वजह से। कई बार हमारे को कुछ सबूत मिलते हैं जिसकी वजह से हमारे विचार विमर्श चेंज हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब और जरा सुनना, फोर्थ, when information comes to the auditor attention that differs significantly from the information available when the auditor planned the audit procedure, या फिर ऑडिटर की नजर के सामने जिगर के पास क्या आया?
सभी बच्चों ने नोट कर लिया तो बताओ। अगला पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा? लिखो जरा, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। अभी नोट मत करना, पहले समझ लेना हेडिंग बनाने के बाद। डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। इधर जरा ध्यान देना, 2 मिनट, अभी समझ भी आ जाएगा ना, फिर लिखते हुए भी आपको अच्छा लगेगा। देखो, एंगेजमेंट टीम मेंबर है, मतलब एंगेजमेंट टीम मेंबर मतलब जो आप पर ऑडिट करने आपके साथ जा रहे हैं। अब बताओ बेटा, अब आपके पास, आपके साथ अगर इंटेलिजेंट लोग जा रहे हैं ऑडिट करने, मतलब आपके एंगेजमेंट टीम मेंबर जो हैं एक से बढ़कर एक है, समझ आ रहा है, धुरंधर। तो बताओ बेटा, आपको फिर उन पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर नालायक जा रहे हैं, क्या हाल है, सब बढ़िया है, अगर हमारे, नहीं तुम्हें भी कह रहा हूं, अगर हमारे साथ ऑडिट पे नालायक जा रहे हैं, मतलब लेस कम आर्टिकल जा रहे हैं, तो सब जानते हैं तुम्हारे को, तो उस सिचुएशन में बताओ हमें ध्यान क्या देना पड़ेगा? ज्यादा। तो ये वाला क्वेश्चन वही है, कब हमें आर्टिकल्स पर, आप भी बताओ ना, 2 तरह के आपके घर में बच्चे होते हैं। पेरेंट्स एक बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे होते हैं जो शैतान है, नालायक है, और जो आप, अगर आप देखो, आप मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? किसको कह रहे हो? और दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं, आपके घर में जो, अगर आपकी कोई बड़ी सिस्टर है, वो बहुत ओबीडियंट होती हैं, बहुत, उनको कुछ कहना नहीं पड़ता, और पेरेंट्स को पता ही अपने आप सब कुछ हैंडल कर लेगी, तो ध्यान कम। यही बात यहां पर है, हमें अपनी एंगेजमेंट टीम मेंबर पर ज्यादा ध्यान देना है, मतलब उन्हें डायरेक्शन, एक एक चीज ज्यादा समझानी है, उनको सुपरवाइज करना, और उनके काम को रिव्यू ज्यादा करना है या कम करना है। ये 4 बातों पर निर्भर करता है। कितनी बातों पर? 4। 1 2 3 4। भाई जो क्लाइंट है हमारा, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है। क्लाइंट के यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? भाई जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतनी ज्यादा आपको डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू रखना पड़ेगा। दूसरा, एरिया ऑफ ऑडिट कौन सा दिया है अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर को, चेकिंग करने के लिए क्या चीज दी है, समझ आ रहा है आपको? उस पर डिपेंड करता है कि हमें कितनी डायरेक्शन देनी पड़ेगी। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप अकेले हैंडल कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर आप कह रहे हो यार हमें एंगेजमेंट पार्टनर की जरूरत पड़ेगी यार, हम अकेले नहीं कर पाएंगे। आर्टिकल जो है, कुछ काम क्या कह रहा है, मैं खुद कर लूंगा सर, ये तो मैं चेक कर लूंगा, सेल परचेज। लेकिन जब बात आई बैलेंस शीट मैच क्यों नहीं हो रही, तो फिर आप क्या हो गए, यार हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, उलझे पड़े हैं। फिर आपको डायरेक्शन की जरूरत होगी, सुपरविजन की जरूरत होगी, किसकी? अपने एंगेजमेंट पार्टनर की। समझ आ रहा है आपको? तो यानी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी क्या है? दूसरा, एरिया ऑफ, अच्छा रोमम कितने असेस हुए? व्हाट इज असेस? कैलकुलेट, मतलब जो रोमम कैलकुलेशन के आए हैं वो कितने आए हैं? ज्यादा रोमम आए हैं तो ज्यादा डायरेक्शन देनी पड़ेगी। रोमम याद है ना? रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, मतलब चेकिंग करने से पहले जो आपको लग रहा है भाई यहां पर ये गलतियां तो होंगी। और लास्ट, आपके जो टीम मेंबर है उनकी कैपेबिलिटीज और योग्यता कैसी है? योगिता, नोबिता, इधर आ। तो कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन लिखना जरा, एंगेजमेंट टीम पर कितना डीएसआर करना है? एंगेजमेंट टीम पर कितना डीएसआर करना है? ये इन 4 फैक्टर्स पर निर्भर दोबारा
हम बच्चों की बात कभी मना नहीं करते। कह रहे दोबारा बोलो, मैं कहा दोबारा है नेटवर्क प्रॉब्लम। हेलो क्या कह रहे मन, हेलो बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम, सॉरी। ये जो तुम भड़क के बोले हो ना, बताऊंगा तुम्हारे। अच्छा हम क्या लिख रहे थे, एंगेजमेंट टीम पर कितना डीएसआर करना है, ये इन 4 फैक्टर पर डिपेंड। हाँ नोटिंग करता है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये 4 पॉइंट आप फटाफट से लिख लो, 1 2 3, नहीं बस 4 बहुत है बेटा, पढ़ने तुम्हें ही है, ज्यादा बढ़ा दोगे तो। बोलो समझ आ गया आपको? आप सब रेडी है? अच्छा ये पॉइंट भी आपको जरा सुनना पड़ेगा, पहले आप सुन लो फिर आप नोटिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा ये अपना 11। मैं आपसे नॉर्मल बात करता हूं, इधर पहले ध्यान दो। एक वर्ड होता है डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा एक आप जो है क्लास में नोटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे? क्यों कर रहे हो? अपने लिए, जबरन है ये है? हाँ मतलब आप फ्यूचर पर्पस के लिए रख रहे हो कि एग्जाम से पहले हम रिवीजन करते वक्त हमारे को दर्द डिस्को ना हो, हम देखे तो हमें याद आ जाए लवली ने इसमें क्या क्या लिखवाया था, बताया था। एक बात और, बात तो वही होगी ना। और सोचो थोड़ा सा, कल को आपके पेरेंट्स कहे तू तो क्लास में गया ही नहीं था, तू तो क्लास में पढ़ता ही नहीं था, तो आप क्या कहोगे? मम्मी ये देखो, नहीं मम्मी ये देखो, क्या ये देखो मैंने पूरे नोट्स बना रखे, मम्मी आप ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं क्लासेस में जाता भी था, ये रे मेरे नोट्स। यानी कल को अगर ऑडिटर पर इल्जाम लगता है कि भाई तुमने तो कोई काम ही नहीं करा, तो ऑडिटर कहता है ये देखो मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रखे, मैंने कब कब क्या क्या काम करा। तो यानी आप समझ रहे हो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर मेंटेन करता है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी बातें रखता है, लेकिन उनके अलावा भी वो उसमें क्या क्या रखता है वो हमें पढ़ना है। ये स्टैंडर्ड कहता है ऑडिटर तुझे अपने डॉक्यूमेंटेशन में क्या रखना है, जो उसने तूने इस क्लाइंट के लिए स्ट्रेटेजी बनाई है वो रखियो, उसकी कॉपी रखियो, जो तूने प्लानिंग करी वो रखियो, और अगर तेरे ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान में ड्यूरिंग द ईयर क्या है, जितने भी चेंजेस आया वो सब भी तू रिकॉर्ड करके रखियो। क्योंकि कभी भी क्लाइंट आप पर इल्जाम लगा देगा भैया ये बंदा अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा, तो आप देखना, आप कहना ये देखो एज पर SA 300 में डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर रहा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या मेंटेन करेंगे, आपको समझ आ रहा है? इतना ही नहीं और भी जरा सुनो, और क्या लिखा, और क्या रखोगे रिकॉर्ड्स में? आपने फाइल बना दी, फाइल में ये सब डालते जा रहे हो। और क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपने क्या ली, ऑडिट स्ट्रेटजी क्या है, द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी इज अ क्या रिकॉर्ड, जिसमें आप क्या लिखते हो, की डिसीजंस जो आपने नेसेसरी हमारे मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपने ली, ताकि आप अपना प्रॉपरली प्लान क्या कर पाओ और सिग्निफिकेंट मैटर अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट कर पाओ। उसके अलावा ऑडिट प्लान में आप क्या रिकॉर्ड करते हो? देखो आपने 3 बातें बताई ना, आप इधर ध्यान देना है, मैं अपने हिसाब से नोटिंग कराऊंगा। ऐसे नंबर 300 कह रहा है यार आप ना ये 3 चीजों के रिकॉर्ड्स अपने पास रखना। ऐसे नंबर 300 क्या कह रहा है, आप ये 3 चीजों के रिकॉर्ड्स अपने पास रखना। पहला क्या रखना, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, और तीसरा इनमें होने वाले चेंजेस। तो ऑडिट स्ट्रेटजी में आप क्या लिखोगे, जो भी आपने की डिसीजंस लिए हैं रिगार्डिंग क्या
ऑडिट स्ट्रेटजी, ठीक है ना। और ऑडिट प्लानिंग में आप क्या देखोगे, ऑडिट प्लानिंग क्या है, रिकॉर्ड ऑफ एनटीई ऑफ रैप एंड फैप, समझ आ रहा है आपको। यानी ऑडिट प्लानिंग के अंदर आप क्या लिखोगे, आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ऑडिट प्लानिंग के अंदर हम डिस्क्रिप्शन होती है एनटीई ऑफ रैप, एनटीई ऑफ फैप एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर, याद आ रहा है आपको, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा सिग्निफिकेंट चेंजेस के रिगार्डिंग आप क्या पढ़ोगे कि यार हमने अपने इस बारी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लानिंग करा या नहीं करा, और अगर करा तो उसके रीजन क्या थे, हमने क्यों अपने ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान को चेंज करा, ये सब चीजें आप उसके अंदर लिख कर रखोगे। तो समझ आ रहा है आपको। तो आप क्या करना, जो मैं बोलूंगा वो आप नोट करना। आपने डॉक्यूमेंटेशन लिखा, डॉक्यूमेंटेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करो। कर लिया। पहले वाले झूले पे लिखना ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, पहले वाले झूले पे लिखना ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, लिख लिया आपने। अच्छा, उसके नीचे ना आप डाउनवर्ड एरो बनाकर ये लिख लो पूरा, और ये लिख लेना पूरा, ये यहां से यहां तक, और इसको हाईलाइट कर देना आलसी। अच्छा, ऑडिटर को अपने पास 3 चीजें मेंटेन करके रखनी है। पहला क्या, उसने इस क्लाइंट पर, हर क्लाइंट के लिए अलग फाइल बनाता है, उस फाइल में अब वो क्या लगाएगा, ये स्टैंडर्ड कह रहा है आपको उस फाइल में, जो उस क्लाइंट की आप फाइल बनाएंगे उस फाइल में क्या लगा देना, आपने इस क्लाइंट के लिए स्ट्रेटजी क्या बनाई थी वो, और उस स्ट्रेटजी को लेकर क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस ली, वो सब आपने बना लिया। अच्छा, दूसरा आपको दूसरे वाले झूले पर आपको क्या लिखना है, ऑडिट प्लानिंग, मतलब ऑडिट प्लान। अच्छा, ऑडिट प्लान को लेकर आप क्या लिखेंगे, क्या आपने एनटी ऑफ रैप प्लान करे और एनटी ऑफ फैप, तो इसमें आप क्या लिखते हैं, लिखो इज अ रिकॉर्ड ऑफ प्लान्ड एनटी ऑफ रैप एंड एनटी ऑफ फैप एट एजर्शन लेवल इन रिस्पॉन्स ऑफ असेस्ड रिस्क। इसके अंदर आप लिखते हैं एनटी ऑफ रैप और एनटी ऑफ फैप। एनटी समझ गए ना, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। लिख लिया आपने। अच्छा, तीसरा आप और क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस, वो लिख लो आप थर्ड वाले झूले में। दो तक लिख लिया था ना सभी ने, किसी के रह गए तो मैं दिखा देता हूँ दोबारा से, हो गया। थर्ड में क्या लिखोगे, significant changes made during the audit to किसमें, overall audit strategy and audit plan। and reasons for such changes, पूरा ही लिख लो पहले ये थर्ड वाले पे। ये भी अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि ऑडिट प्लान के लिए आप क्या डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है बच्चे ये छोड़ कर आएंगे,
अबे ये क्या पूछेंगे कि क्या डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, तो अंदर से जवाब आना चाहिए अबे यही तो पूछेंगे। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि जो सबको आता है वो तो आईसीआई थोड़ा ना पूछेगा, जो सबको नहीं आता वो आईसीआई पूछेगा, रिजल्ट अपने आप मेंटेन। जो आपको लीस्ट इंपॉर्टेंट लगे समझो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखो, जो छोड़कर जाओगे क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा हमेशा कंपलसरी। किसी के साथ ऐसा हुआ है फाउंडेशन में? आपके साथ हुआ, आपके साथ हुआ, देख लो। मैं तो आपको कह रहा हूँ आपके कर्म भी मैं जानता हूँ। समझ आ रहा है आपको? आपके साथ नहीं हुआ? अब इंटर में बात करेंगे। चलिए आगे बातें करें। अच्छा, थर्ड वाले झूले के नीचे डाउनवर्ड एरो बनाकर आप लिखो। आपको इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखकर रखनी होती है, हमने क्या चेंज करा और क्यों चेंज करा, 2 बातें बतानी होती हैं। मतलब आप अपनी फाइल में क्या लिख कर रखेंगे, हमने क्या चेंज करा इस बारी, मतलब कौन कौन सी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग चेंज करी वो आपको बताना होता है, और दूसरा क्यों करी वो आपको बताना होता है। तो पहली बुलेट बनाना, थर्ड के नीचे हिंदी में लिख लिया, दोबारा दोबारा बोल दिया, फिर बोल दे, ये तो नहीं हो सकता। देखो इसके नीचे आपको लिखना होता है, पहला, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द सिग्निफिकेंट चेंजेस अकर ड्यूरिंग द ऑडिट। मतलब हमने क्या रिस्पॉन्स करा, मतलब क्या ऑडिट स्ट्रेटेजी चेंज करी, मतलब क्या चेंज करा। और दूसरी वाली बुलेट में आप लिखेंगे क्यों चेंज करा, मतलब स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में। एक्सप्लेन व्हाई द सिग्निफिकेंट चेंजेस वर मेड इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। और फिर फाइनली हमने कौन सी चीज अडॉप्ट करी। चले चलो, यहां तक के पॉइंट समझ आए आपको? अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। एक दो चीजें ऐसी हैं जो आपके कोर्स का पार्ट है नहीं, पर मैं आपको करवा रहा हूँ। रीजन ये पहले होती थी, तो आपको क्वेश्चन करते वक्त हो सकता है ये दिख जाए, ठीक है। पहले मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करूंगा, आप पहले पॉइंट लिखो। जो भी है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट 12th बन रहा है ना आपका, 12th पॉइंट आप बनाएंगे और सुनेंगे मेरी बात। 12th पॉइंट क्या कह रहा है वो सुनो। आप ऑडिट प्लानिंग कैसे करते हैं, आप ऑडिट प्लानिंग कैसे करते हैं? तो जवाब आया यार, आप पहले क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेते हैं। आप क्लाइंट के बिजनेस की पहले क्या लेते हैं, नॉलेज, और फिर आप प्लानिंग करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस एमसीक्यू था, मतलब करेक्ट इन करेक्ट था, उसके लिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो लिखना जरा, ऑडिट प्लान शुड बी बेस्ड ऑन किस पर, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। पॉइंट नंबर कौन सा लिखेंगे आप ये, हाँ लिखो, ऑडिट प्लान शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। मतलब जो आपके ऑडिट प्लान है वो क्लाइंट की बिजनेस की नॉलेज के बेसिस पर ही बनने चाहिए। क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज आपको कैसे होगी, एंटिटी को समझना, उसके एनवायरनमेंट को समझना, इंक्लूडिंग उसके, समझ आ रहा है आपको? तो उससे आपको क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज हो जाएगी, है ना। और फिर आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेना, अपनी ऑडिट प्लानिंग कर लेना। यहां तक का पॉइंट समझ आया? अच्छा, फिर पॉइंट नंबर 13, ये भी वैसे कोर्स में नहीं है, अगर आप आईसीआई मॉड्यूल में देखोगे ये पॉइंट नहीं है, पर मैं फिर भी आपको करा रहा हूँ, रीजन बिहाइंड, ताकि आपके लिए ना
अगर कोई क्वेश्चन एक लेवल अप होकर आ जाए या पुराना कभी कोई क्वेश्चन आपको टकर जाए तो आप बेहोश होके गिरे ना, आप उसको संभाल पाए, अपने आप को संभाल पाए। समझा रहा है आपको कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, ऐसे वाला होना चाहिए। आपके प्लान में क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए, कवरेज ऑफ प्लान। पॉइंट नंबर 13 नहीं मत हो, मेरा क्यों हो रहा है भाई? हाँ बस ठीक है, मैं वैसा नहीं हूँ, इधर आओ। प्लान शुड मेड, प्लान आप किस लिए बनाएं? टू कवर, यानी अदर थिंग्स जो आपने कवर करनी है अपनी प्लानिंग में वो आप करो ही करो, उसके अलावा ये 4 चीजें आपको अपने प्लान में कवर कर कर चलनी है। क्या क्या चीजें? कि यार मुझे क्लाइंट के बिजनेस की, क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम की, पॉलिसीज की और इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज लेनी है। मतलब आपकी प्लानिंग में ये सब इंक्लूड होना चाहिए। प्लानिंग में आप एंटी ऑफ रैप और फैप लिखते हैं ना, वो तो आप लिखो, कह रहे हैं उसके अलावा आपकी प्लानिंग में ये बात इंक्लूड होनी चाहिए कि यार मुझे नॉलेज लेनी है क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम की, पॉलिसीज की और इंटरनल कंट्रोल की, और मुझे क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल पर किस हद तक विश्वास करना है, ये भी आपकी प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए। देखो यार क्लाइंट कह रहा है मेरे यहां पर इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है, और वो इंटरनल कंट्रोल इतने बढ़िया है कि यहां पर तो परिंदा भी पर, तो हमने कहा भाई ऐसा नहीं है, हम देखेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल पे हमें कितना विश्वास करना है। 2 बातें होगी। तीसरा आपको और क्या, आपके ऑडिट प्लानिंग में और क्या कवरेज होनी चाहिए? हम पढ़ रहे कवरेज, आपके ऑडिट प्लान में क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए। तो पहला क्या कवर होना चाहिए कि हमें क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज और इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज लेनी है। दूसरा क्या इंक्लूड होना चाहिए कि हमें क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल पर कितना विश्वास करना है। तीसरा एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, हमें इस क्लाइंट पर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और लास्ट अपने काम को कोऑर्डिनेट कैसे करना है। ये चारों पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। आप सब रेडी है? आपके प्लान में क्या क्या कवरेज होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। आपके प्लान में क्या क्या कवरेज होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। बताओ क्या क्या होनी चाहिए? कि मुझे क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज और इंटरनल कंट्रोल की क्या लेनी है? नॉलेज लेनी है। दूसरी बात, मुझे क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल पर किस हद तक विश्वास करना है। तीसरा, मेरा ऑडिट प्रोसीजर की एंटी क्या रहेंगी, और लास्ट मेरा काम कोऑर्डिनेट कैसे होगा। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, लास्ट पॉइंट ये भी एक्स्ट्रा सेवा है, लिखना जरा। एडिशनल कंसिडरेशन फॉर इनिशियल ऑडिट, ये आपको बुक में भी नहीं दिखेगा टॉपिक जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। एडिशनल कंसिडरेशन इन प्लानिंग फॉर इनिशियल ऑडिट, एडिशनल कंसिडरेशन इन प्लानिंग फॉर इनिशियल ऑडिट। देखो यह है नहीं आपकी बुक में, पर फिर भी मैं सेफर साइड के लिए आपको करवा रहा हूं, क्योंकि एक लेवल अप करके चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। एडिशनल कंसिडरेशन इन प्लानिंग फॉर इनिशियल ऑडिट, हेडिंग बना लिया आपने? एडिशनल कंसिडरेशन इन प्लानिंग फॉर इनिशियल ऑडिट। देखो थोड़ा सा आपको ना लॉजिकली मेरे से बात सुननी पड़ेगी। देखो ये जो एसे नंबर 300 हमने पूरा पढ़ लिया ना, ध्यान देंगे आप सब, ये जो हमने एसे नंबर 300 पूरा पढ़ लिया ना, हमने पूरा पढ़ लिया है। तो एसे नंबर 300 जब लिखा गया ना, तो जो आईसीआई का पर्सन था जो ये लिख रहा था, उसने ना अपने माइंड में ना रेकरिंग ऑडिट,
को ध्यान में रखते हुए क्या करा, पूरा एसे नंबर 300 लिख दिया। अब बाद में ध्यान आया भैया इनिशियल ऑडिट के लिए भी तो होना चाहिए, तो फिर अलग से बातें बता दी। ये सब बातों का तो आप ध्यान रखना ही रखना, लेकिन अगर आपका ये क्या है, पहला क्लाइंट है, तो जब पहला साल है ना क्लाइंट का, तो उस केस में आपको कुछ और एक्स्ट्रा बातों का ध्यान रखना पड़ेगा प्लानिंग करते वक्त, वो मैं अलग से लिखवा रहा हूं। तो यही मैंने बोला एडिशनल कंसिडरेशन। बेटा ये कंसिडरेशन ऑडिट में किसको कहते हैं, ध्यान देने में, और लॉ में समथिंग इन रिटर्न को। तो यहां मैं ऑडिट के पॉइंट, एडिशनल कंसिडरेशन मतलब आपको और क्या ध्यान देना पड़ेगा जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, कौन से केस में, इनिशियल ऑडिट में। तो लिखना जरा पहला पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। याद है आपको 220, 220, 210। अगर आप वैसे देखोगे ना आईसीआई की बात, इधर ध्यान दो, मेन हेडिंग देखोगे, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, उन्होंने बताओ क्या लिखा हुआ है, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग, सिर्फ किसकी बात करी है, कॉन्टिन्यूस तो किसमें होता है, रैकरिंग में, एक्सेप्टेंस की बात ही नहीं करी हुई। तो इसलिए मैंने आपको बताया लिखना, मतलब आपको क्या भी सोचना पड़ेगा, क्या मुझे क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने हैं या नहीं, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, दो जुले लटका दो, टिक ऑब्लिक क्रॉस। आपको फर्स्ट पॉइंट स्प्राइट हो गया, हाँ जी बेटा पक्का। दूसरा लिखो, कम्युनिकेट विद प्रीडिसेसर ऑडिटर एज पर 220। कम्युनिकेट विद, ये देखो ये बात तो आपने लिखी भी थी मेरे साथ, कम्युनिकेशन विद प्रीडिसेसर ऑडिटर शुड बी मेड वेयर देयर हैज बीन चेंज ऑफ ऑडिटर। यानी अगर आप इनिशियल ऑडिट कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, पिछले ऑडिटर से बात करनी पड़ेगी, भैया तेरे को क्यों हटाया और मेरे को क्यों ला रहे हैं, समझ आ रहा है आपको। तो यानी दूसरा काम आपको किस चीज का पर ध्यान देना पड़ेगा, किस चीज पर, कि भैया पिछला ऑडिटर ने ऑडिट क्यों छोड़ा, उससे बात करो। यानी कम्युनिकेशन विद प्रीडिसेसर ऑडिटर, ठीक है ना, शुड बी मेड। दो पॉइंट समझ आ गए। तीसरा लिखो, एनी अदर प्रोसीजर required by the firm, any other procedure required by the firm's quality control, any other procedure required by the firm's quality control for initial audit engagement, any other procedure required by the firm's quality control फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपकी फर्म में ऑडिट की क्वालिटी को लेकर कोई पॉलिसी बनी हुई है, ठीक है, तो आप उसका भी ध्यान रखेंगे, भाई ऑडिट क्वालिटी से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो ऑडिट क्वालिटी से होने के लिए आपने अपनी कोई पॉलिसीज बना रखी है फर्म ने, तो ऑडिटर को उन सब पॉलिसीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे क्या, एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल देता हूं, भाई जब हमारा ये नया क्लाइंट हमें मिलेगा, तो नए क्लाइंट की जो क्या कहते हैं स्ट्रेटेजी बनेगी ना, नए क्लाइंट पर जो स्ट्रेटेजी बनेगी, वो स्ट्रेटेजी इस पर्सन से अप्रूव करवानी पड़ेगी। ये हमारी फर्म की क्या है, पॉलिसी। तो आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लिखो एग्जाम्पल, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ये थर्ड का एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। Audit strategy of initial audit, strategy of initial audit shall be reviewed / approved, by senior partner of the firm, reviewed / approved by the सीनियर पार्टनर ऑफ द फर्म। समझ आ रहा है, हमारे यहाँ की पॉलिसी है। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से ऑडिट में, इनिशियल ऑडिट में। तो जमाक में
आपका ये ऐसे 300 खत्म हुआ, चैप्टर के 2 पार्ट्स खत्म हो गए। कौन कौन से? नाम 3 थे नाम में, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो स्ट्रेटजी क्लियर है, प्लान क्लियर है, अब रह क्या गया? प्रोग्राम। हाँ प्रोग्राम तो अभी होगा। हाँ। तैयारियां करो एंजॉयमेंट की। गली नंबर 2.15 पर अपने दर्शन दें। बढ़िया पॉइंट्स हैं और बहुत ही आसान है, ठीक है, सच्ची में बहुत आसान है और बढ़िया पॉइंट भी है। आप थोड़ा सा ध्यान देना, एक क्वेश्चन इस पर आता ही आता है। 6-7 पॉइंट है, हर बारी एक क्वेश्चन उसमें से एक का पूछ लेते हैं। ऑडिट प्रोग्राम, गली नंबर 2.15। ये देखो, करें, स्टार्ट करें, आप सब रेडी हैं? अच्छा देखो, आपने जनरल में भी एक बार ये शब्द यूज करा होगा, भाई संडे का क्या प्रोग्राम है, ठीक है ना? यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है आपको? भाई सैटरडे नाइट का क्या प्रोग्राम है, सुना होगा आपने कई बारी। या आपको कभी शादी का कार्ड आता है ना, ठीक है ना, तो कार्ड पर भी लिखा होता है एज पर प्रोग्राम। मतलब जैसे होता है, नॉर्मल में बता रहे हैं, घुड़ चढ़ी, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, सेराबंदी, पता नहीं नाम ऐसे अजीब अजीब से। चलो फिर उसके बाद फिर क्या होगा, बारात यहाँ से निकलेगी, यहाँ पहुँचेगी, फिर उसके बाद डिनर, आपका ध्यान वही होता है, ठीक है, डिनर, फिर उसके बाद आगे का प्रोग्राम बता रखा होता है, फिर लिखा होता है तारों की छांव में, ठीक है, और नीचे। तो यानी कहने का मतलब पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो सब लिखा होता है। आप अपने दोस्त से भी तो पूछते हो, भाई संडे का क्या प्रोग्राम है, वो कह रहा है भाई मैं पहले गुड़गांव जाऊंगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद भाई मैं दिल्ली में मेरे को एक काम है, फिर मैं वहां पर आऊंगा, फिर मैं रात को रेस्टोरेंट जाऊंगा। तो उसने पूरे दिन का शेड्यूल बताया कि भाई ऐसे ऐसे करूंगा। ऐसे ही आप ऑडिट में भी कोई चीज को कैसे कैसे चेक करेंगे उसको एक जगह लिख लेते हैं और उसी को कहते हैं क्या, ऑडिट प्रोग्राम। और ये ऑडिट प्रोग्राम आप पर्टिकुलर एक अकाउंट बैलेंस की चेकिंग के लिए भी बनाते हैं, और ये ऑडिट प्रोग्राम आप पूरे ऑडिट के लिए भी बनाते हैं कि भाई मैं डेटर को ऐसे ऐसे चेक करूंगा। समझ आ रहा है आपको? यानी ऑडिट प्रोग्राम में क्या लिखा होता है, शेड्यूल लिखा होता है कि कब कब आप क्या क्या करेंगे। समझ आ रहा है आपको? यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान दो, ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ, ऑडिट प्रोग्राम में क्या लिखे होते हैं, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, जो आप अप्लाई करेंगे किस पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर और पर्टिकुलर अकाउंट पर ऑफ अ गिवन कंपनी, ताकि आपको मिल पाए कौन, साइन। साइन मतलब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस, मतलब सबूत इकट्ठा करने के लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस मिले। और बताओ इन सबूतों के बेसिस पर आप बताओ क्या कर पाओगे, एक्सप्रेस कर पाओगे क्या, ओपिनियन। बोलो आपको बातें समझ आनी स्टार्ट हुई हैं या नहीं हुई हैं, बताओ ना बेटा, यस और नो। तो लिखना स्टार्ट करना, मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम के अंदर पहला पॉइंट आप बना रहे हैं मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, नहीं फर्स्ट पॉइंट ऑडिट प्रोग्राम आपने मेन हेडिंग बनाई, पहला पॉइंट बनाओ मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, मीनिंग ऑफ एपी बट नॉट डिलो, नॉट एपी डिलो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और कर लिए टाइम वेस्ट नहीं, हमें लगा ना। मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, देखो बहुत ही आसान से ना टॉपिक है ये, सुनो। पहला क्वेश्चन ये है मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, दूसरा ऑडिट प्रोग्राम को लेकर कुछ रूल्स हैं, ठीक है, तीसरा ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑडिट प्रोग्राम बनाने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये सब, और ऑडिट प्रोग्राम से आप सबूत इकट्ठा कर पाते हो, वो सब बातें हमने, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जो आज स्टार्ट होंगे, कुछ आज हो जाएंगे, कुछ नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारा न्यू चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब पहले तुम्हारे को सब कुछ पहले अभी बता दूं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन,
चलो जी, तो लिखो जरा पहला पॉइंट, मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। आपको पहले याद हो जाना चाहिए, देखो लिखने से पहले आपको याद हो जाना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम में क्या लिखे होते हैं, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, मतलब चेकिंग का पूरा प्रोसीजर लिखा होता है। प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आप क्या करेंगे, यानी ऑडिट प्रोग्राम में क्या लिखा होता है, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर जो आप लगाने वाले हैं, टू बी अप्लाइड। माइंड में फिट करने की कोशिश करेंगे लैंग्वेज को, और याद हो रही है, आप थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है ना। और आपको मैं एक बात बता दूं, एसए 300 जो मैंने आपको पढ़ाया ना, आज मैं आपको जो होमवर्क दूंगा वो होमवर्क भी कर लेना, और इस एसए 300 को अपने हाथ से लिख के भी देख लेना, क्योंकि अभी कर लोगे तो बहुत फायदा रहेगा। पॉइंट समझ आ रहा है आपको, करना तो है ही, साथ के साथ कर लो तो बहुत बढ़िया है। अभी तो आपको मेरी इस बातों पे हंसी आएगी, बाद में एग्जामिनर को आप पर। समझ आ रहा है आपको, हाँ, तो एग्जामिनर को भी नहीं आएगी। चलो, तो ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, सीरीज ऑफ, सारे बच्चे बोलेंगे सीरीज ऑफ, जो ऑडिटर क्या करेगा, अप्लाई करेगा, है ना। किस पर अप्लाई करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर और ऑफ अ गिवन एंटिटी। किस लिए, ताकि उसको क्या मिल पाए, साई मिल पाए। साई मतलब सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, और उन सबूतों के बेसिस पर वो काबिल हो जाएगा, ऑडिटर क्या बन जाएगा, काबिल हो जाएगा। किस चीज के काबिल हो जाएगा, ओपिनियन देने के, ऑन द, लिख लो बेटा, आपको याद हो चुका मेरे ख्याल से, अब आप लिख सकते हैं और लिखते हुए आपको अच्छा भी लगेगा। ये देखो, हेलो, करें आगे बातें आपके साथ, ठीक है। या हम ऐसा कह सकते हैं, ऑडिट प्रोग्राम को दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, इन अदर वर्ड्स, ऑडिट प्रोग्राम क्या है, इस अ डिटेल्ड प्लान है। जो प्लान है उसको आपने डिटेल में लिख दिया, और उसमें क्या क्या लिख दिया, क्या क्या लिख दिया कि यार हम कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, और ये ऑडिट प्रोसीजर जो लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, उसकी इंस्ट्रक्शन भी उसमें लिख दी। समझ आ रहा है आपको, मतलब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और कौन कौन सी टेक्निक एडॉप्ट करेंगे अपना उद्देश्य पाने के लिए। और ऑडिटर का उद्देश्य क्या है, ओपिनियन देना। ये सब कुछ आप इसमें लिख देते हैं, यस और नो। मतलब ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है, प्लान में तो क्या लिखा होता है, इधर दिखाओ, प्लान में क्या लिखा होता है, भाई हम ये सब करेंगे। अब ये सब कैसे करेंगे, उसके लिए क्या बनता है, ऑडिट प्रोग्राम। मतलब एक एक चीज के लिए आगे इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी, इसमें ये टेक्निक लगाएंगे, इसकी ये टेक्निक लगाएंगे, इसकी ये टेक्निक लगाएंगे। हम ऑडिट टेक्निक्स भी पढ़ेंगे जस्ट 2 to 3 क्लासेस के बाद। समझ आ रहा है आपको, सबूत इकट्ठा करने के लिए 7 टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, ICAI ROR, हम वक्त आने पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब लिख लो जरा, दूसरे शब्दों में अगर बातें करें, लिखो जरा, ऑडिट प्रोग्राम क्या है, इज अ डिटेल्ड प्लान of applying, detailed plan of applying the audit procedure in the given circumstances। और इसमें with क्या होती है, instruction for the appropriate technique to be adopted for accomplishing the audit objective।
डन 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 डन। चलो खेलें, आगे बातें करें। अब मैं आपसे वैसे डिस्कशन करता हूं ताकि आपका सेकंड पॉइंट वैसे आप डिराइव करें। यार हमने ना एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया, सेम ऑडिट प्रोग्राम दूसरे क्लाइंट पे लग जाएगा? यार एक बात बताओ, एक संडे का शेड्यूल दूसरे संडे पे लग जाता है या नहीं लग जाता? लग भी सकता है, और हाँ ना, दोनों ही बातें हैं। तो यहाँ पर भी अगला पॉइंट यही है, अगर आप एक ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं तो वो सभी क्लाइंट पर नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि यार सभी क्लाइंट्स के, हाँ जी, हर क्लाइंट का बिजनेस का नेचर अलग है। वो हो सकता है पहला क्लाइंट जिसके लिए आपने ऑडिट प्रोग्राम बनाया वो मैन्युफैक्चरिंग हो, दूसरा क्लाइंट क्या हो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो। एप्लीकेबल उनके एफआरएफ अलग होते हैं। जैसे पहला क्लाइंट आपका कंपनी था, दूसरा क्लाइंट आपकी पार्टनरशिप फर्म है, उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज अलग है, एप्लीकेबल एफआरएफ उसके अंदर आगे उनकी रेगुलेशंस अलग होंगी। और मटेरियलिटी, मतलब आप बेसिकली कह रहे हैं साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अलग है तो मटेरियलिटी भी सब क्लाइंट पर अलग देखने को मिलेगी। और बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आपको पता है आपने 3 मार्क्स का क्वेश्चन डिजाइन कर लिया अपने आप ही। रिपोर्टिंग मतलब इसको हम ऐसे बोलेंगे जो इन्होंने बोला, नेचर ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड। सामने वाले क्लाइंट को क्या सर्विसेज चाहिए ऑडिटर से, वो भी अलग अलग डिपेंड करती है। तो इसलिए एक ऑडिट प्रोग्राम सभी क्लाइंट पर, तो सेकंड पॉइंट यही बनाएंगे, ये बी बनेगा। फर्स्ट आपने मीनिंग लिखा ना, तो अब बी लिख लो, फिर बी लिखो कि सेकंड, जो भी आप मार्क कर रहे हो। सेकंड, ठीक है, जैसे आपको गलत लगे। क्या है पॉइंट का नाम? इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? ये कॉन्सेप्ट क्या है आपके हिसाब से? ये कॉन्सेप्ट कि एक ऑडिट प्रोग्राम आप सभी क्लाइंट पर क्यों नहीं लगा सकते? लिखो जरा, ड्यू टू, हेडिंग बनाने के बाद डाउनवर्ड एरो बना के लिखो, ड्यू टू पहला वेरिएशन इन द, ड्यू टू पहला वेरिएशन इन, कहां पर? नेचर, साइज एंड कंपोजिशन, नेचर, साइज एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब लिख लेना कैपिटल। भाई हर क्लाइंट का नेचर अलग है, साइज अलग है, कैपिटल अलग लगी हुई है। किसी में डेप्थ ज्यादा है, किसी में इक्विटी कम है, मतलब किसी में डेप्थ ज्यादा है, किसी में डेप्थ कम है, किसी में इक्विटी ज्यादा है, किसी में इक्विटी कम है। कंपोजिशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर उनका अलग है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? दूसरा एफिशिएंसी एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल। भाई हर किसी के इंटरनल कंट्रोल अलग अलग है। जैसे आपके घर पे जो ताले लगे हैं, आपके पड़ोसी के घर के ताले अलग लेवल के होंगे, सबकी चाबियां अलग अलग। वो तो वाह यार, क्या बात बताई है, ऐसे कैसे? मैं कह तो रहा हूं आज 2 पिटे, तैयारियां रख रहा बेटा अपनी। ये बच्चे ही बताएंगे। क्या बताओ, इसमें पिटने वाला इसके लिए पॉइंट बनता है या नहीं बनता? कह रहे पॉइंट बने ना बने पीट दो। ये देखो, ये वही वाली व्हाट्सएप वाली दुनिया है। एक टीचर ने एक बच्चे को पीटा, समझ आ रहा, रील वायरल। हाँ, तो बताओ, कह रहे एक ऑडिट प्रोग्राम सभी क्लाइंट पर नहीं लग सकता। रीजन क्या है उसका? क्योंकि भाई सभी क्लाइंट का बिजनेस का नेचर अलग है, साइज अलग है बिजनेस का। कोई मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन है, कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, कोई माइक्रो एंटरप्राइजेस है। कंपोजिशन, भाई कैपिटल सबकी, डेप्ट इक्विटी रेशियो सबकी अलग है, कैसे हम सेम चीज लगा सकते हैं? दूसरा पॉइंट, सभी के इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी और ऑपरेशन
अलग है। तीसरा एप्लीकेबल एफआरएफ, तीसरा डिफरेंसेस इन एप्लीकेबल एफआरएफ, सभी क्लाइंट के एप्लीकेबल एफआरएफ डिफरेंट है। डिफरेंसेस इन एप्लीकेबल एफआरएफ, डिफरेंसेस इन एप्लीकेबल एफआरएफ। अगला 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 लिखो, नेचर ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, nature of services rendered by the auditor are vary from assignment to assignment. Nature of service rendered by the auditor are vary from assignment to assignment, यानी audit to audit, engagement to engagement. क्या आपको सेकंड पॉइंट समझ आया? ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है वो आपको समझ आ गया। दूसरा आपको क्या समझ आया कि भैया एक ऑडिट प्रोग्राम सभी क्लाइंट पे नहीं चलेगा। समझ आ रहा है आपको? ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। थर्ड बनाना, असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड, असिस्टेंट टू कीप एन क्या मतलब क्या है? जो आर्टिकल्स हैं उनका दिमाग खोल दे। कैसी सी बातें करते हो? ये पक्का हाजिर नहीं। हम अपने असिस्टेंट को एनकरेज करेंगे कि भाई तेरे को अगर कोई डिफिकल्टी आती है या कोई सिग्निफिकेंट मैटर आता है, दिखता है ना, हमें जरूर बताइयो, डरियो मत हमारे से। डर की वजह से कहीं तो हमें बताई ही ना। तेरे को अगर कोई क्वेश्चन रेज होता है तेरे माइंड में तो हमारे से डिस्कस कर लियो। तेरे को कोई बहुत बड़ी गलती दिखती है तो हमारे साथ डिस्कस करियो। मतलब आप समझ रहे हो? जैसे कई बारी एक मिनट ऐसे जय जय श्री राधे श्याम। और बेटा और कोई एडवाइस? मुर्गा बना दो। गुड, तुम भी चाइनीज ही हो। जरा सुनो, हम कह रहे हैं जो हमारे आर्टिकल हैं या जो हमारा स्टाफ जा रहा है ऑडिट में, उन्हें हम एनकरेज करेंगे कि अपना दिमाग खोल के रखो अगर बियॉन्ड द प्रोग्राम गिवन टू हिम। भाई देखो क्या होता है, आप लोग अगर मैं आपको बताऊं, आप क्या कहते हो भाई, जो करवा दिया ना, जो इंस्ट्रक्शन मिली हम तो वही कहेंगे। मम्मी आप ऐसा कह के गए थे, हमने वो कर लिया। मम्मी कई बार क्या कहती है, अपना भी तो दिमाग लगाता, खराब करके रख दिया ये काम। होता है ऐसा, कईयों के साथ होता है। बस वही हम आर्टिकल को कह रहे हैं भैया जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग मत चल। तुझे लगता है कि इससे बाहर जाकर फायदा होगा, ऑडिट की क्वालिटी बढ़ जाएगी, तो भाई तू अपना दिमाग भी चला। The assistant engaged in the job should be encouraged to keep an open mind beyond the program given to him. और साथ में, ये पहला पॉइंट हो गया, साथ में he should be instructed, और उसे इंस्ट्रक्ट करो कि तू नोट कर और रिपोर्ट कर। अगर तुझे कोई सिग्निफिकेंट मैटर तेरी नॉलेज में आता है तो हमें इसके बारे में बता। किसको बता? सीनियर को, पार्टनर को, प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म जिसने तुझे यहां पर ऑडिट करने के लिए भेजा है। मतलब अपना दिमाग खोल के रख। समझ आ रहा है आपको? मंद बुद्धि बन के मत बैठ, अपना दिमाग कर। तो ये 2 पॉइंट लिखो ना, मैं तुम्हें ही कह रहा था लिखो। लिखो लिखो, फटाफट से लिखेंगे। मतलब अगर तुझे लगता है कि यार ये काम ड्रॉप कर देना चाहिए, ये चीज यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, तो तू ड्रॉप कर ले। मतलब ये नहीं है कि हमने लिखा हुआ तो तेरे को करना ही करना है। तुझे लगता है तो तू कर जा, तुझे नहीं लगता। जैसे अब आपको क्या होता है, टीचर तो पूरा कोर्स कराता है, अब आपको लगता है अरे ये थोड़ा ना आएगा, आप कर जाओ। और कुछ बच्चे क्या कहते हैं, सर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताओ। ऑडिट प्रोग्राम मैंने लिखवा दिया,
कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सर कुछ और क्वेश्चंस मिल सकते हैं, और कुछ क्या कहेंगे, सर इसमें से ही कुछ कटवा दो। समझ आ रहा है आपको? दो बातें समझ आई हैं आपको? तो इसलिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये देखो, अगर ये नोट कर लिया तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं, जब आप ऑडिट में एक्चुअल में उतरोगे, तो हमने तो लिख कर दे दिया ना, जब आप एक्चुअल में उतरोगे तो कई चीजें आपको ऐसे लगेंगी भैया इससे ज्यादा करने की जरूरत है, तो वो आप ज्यादा कर लेना, और कई चीजों में लगेगी यार इसे तो हटा देना चाहिए, ये थोड़ा ना चेक करना चाहिए यहाँ पर, तो उसे ड्रॉप भी कर देना। ये लिखा हुआ है, एंड एज एक्सपीरियंस इज गेन्ड बाय एक्चुअली कैरिंग आउट द वर्क, द प्रोग्राम में बी ऑल्टर टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन विच वर लेफ्ट आउट ओरिजिनली। मतलब ऐसी भी चीजें आपको करनी पड़ सकती है जो आपने पहले छोड़ रखी थी, उसे कवर करना पड़ रहा है, but are found relevant for a particular concern. Similarly, if any work originally provided proves beyond the doubt to be unnecessary or irrelevant, तो it may be dropped. तो लिख लो जरा पॉइंट नंबर 3। बेटा ये सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं और फ्री के 2-2, 3-3 मार्क्स हैं, आपको समझ भी आनी चाहिए। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? खेलें आगे। ये लिखने के बाद ना जिन्होंने लिख लिया हो वो फोर्थ नंबर की ये हेडिंग बना लेंगे ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। बहुत ही आसान बता रहा हूं। अच्छा, पॉइंट का नाम क्या है आप मुझे बताना। आप हैं ऑडिटर, आपने बना दिया ऑडिट प्रोग्राम। अच्छा, ये आपने कब बनाया होगा ऑडिट की स्टार्टिंग में कि भाई ये चेक करूंगा। क्या एक बार ये ऑडिट प्रोग्राम जो आपने स्टार्टिंग में बना दिया उसके बाद आपको दोबारा देखने की जरूरत उसे है या नहीं है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट? हाँ जी, देखना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि हो सकता है हालात चेंज हो गए, सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस चेंज हो गई हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ऑडिट प्रोग्राम क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप रिव्यू नहीं करते, तो बताओ क्या नुकसान होगा? हो सकता है आपने पुराने बेसिस पर ही क्या कर दिए, ऑडिट कर दिया, और भाई हालात तो चेंज थे, तो आपका पूरा ऑडिट ही क्या हो गया? खराब। और खराब होने की वजह से उसने आईसीआई में कंप्लेंट कर दी और आपके खिलाफ उल्टा एक्शन हो रहे हैं। आपने बोला था ना कि ऑडिटर क्या रहना चाहिए, ऑडिटर के अंदर ड्यू केयर होना चाहिए, वो अलर्ट होना चाहिए फॉर द रीसेंट चेंजेस। अब मैं नॉर्मल से आपकी बात करता हूं, आपके अटेम्प्ट से पहले जो अमेंडमेंट आएगी आप पढ़कर नहीं जा रहे, आप तो जो ओरिजिनल क्लास में हुआ था बस उसी को पढ़कर जा रहे हैं, अमेंडमेंट पढ़कर नहीं जा रहे। मेरी बात जरा सुनना। अब अगला सवाल बताओ क्या होगा फिर?
अब पेपर में अमेंडमेंट में से क्वेश्चन आ गया है, आप निपट गए, बताओ बेटा फिर पिताजी ने आपको पीटा कि जहां इतना पढ़ रहा था तेरे को इतना नहीं पता, ये नहीं पता, मतलब समझ रहे हो आप, ऐसे आईसीआई डांटेगा। तो यहां वही वाली बात है, सवाल उठ रहा है क्या ऑडिटर को, ध्यान देना, क्या ऑडिटर को रिव्यू करना चाहिए, तो जवाब आ रहा है यस, ऑडिटर को रिव्यू करना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप नहीं करते तो हो सकता है आपका ऑडिट प्रोग्राम ही क्या हो जाए, ऑब्सोलेट, और इस लापरवाही की वजह से आपका पूरा ऑडिट लापरवाही से हो जाए और ऑडिटर तुम्हें फेस करनी पड़े क्या, तो इसलिए रिव्यू कर लेना ताकि जो चीजें रेलेवेंट है उसके अकॉर्डिंग अपना ऑडिट प्रोग्राम मॉडिफाई हो जाए आपका। बोल दो, समझ आ रहा है आपको या नहीं, लिखो जरा। आपने हेडिंग बनाई है क्या, यहां लिखना, यहां मतलब आप अपने नोट्स में इसके आगे एरो बना के लिखना, जरूर करना चाहिए। जरूर करना चाहिए। क्या पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम करना चाहिए, मतलब समय समय पर अपना ऑडिट प्रोग्राम रिव्यू करना चाहिए या नहीं, तो जवाब क्या आ रहा है, जरूर करना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट लिखना, क्यों करना चाहिए, लिखो जरा, क्यों करना चाहिए। देखो आप कह रहे हो कि हमें रिव्यू करना चाहिए, अपने ऑडिट प्रोग्राम का रिव्यू करना चाहिए, तो दूसरा सवाल क्या उठ रहा है, क्यों करना चाहिए। दो झूले लटकाओ, पहला ऑडिट में इफेक्टिवनेस बनी रहेगी, पहला ऑडिट में मतलब ऑडिट इफेक्टिवली चलता रहेगा। अच्छा दूसरे वाले झूले पर आओ, नहीं तो ऑडिट प्रोग्राम ऑब्सोलीट हो जाएगा, नहीं तो ऑडिट प्रोग्राम ऑब्सोलीट ऑडिट प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो ऑडिट प्रोग्राम ऑब्सोलीट ऑडिट प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑडिट नेग्लिजेंटली कंडक्ट होगा, और ऑडिट नेग्लिजेंटली मतलब लापरवाही से होगा, फिर ऑडिट नेग्लिजेंटली कंडक्ट होगा, और जिससे ऑडिटर को कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना भी करना पड़ सकता है, जिससे ऑडिटर को कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। चलो समय को ध्यान में रखते हुए लीगल कॉन्सिक्वेंस का भी सामना करना पड़ सकता है। समय को ध्यान में करते हुए पहले ना बुराइयां पढ़ लेते हैं। आओ बुराइयां करें। किसकी बुराइयां करें? ऑडिट प्रोग्राम की बुराइयां करते हैं। देखो सुनो जरा, यार देखो ऑडिट प्रोग्राम आपको मैंने दे दिया कि भैया आपको ऑडिट में ये करना है और उसके साथ इंस्ट्रक्शन भी लिख दी कि ऐसे ऐसे करना है, तो आप अपना दिमाग चलाएंगे या नहीं? जहां हम अपना दिमाग नहीं चलाते, मतलब जो लिखा हुआ है बस वही करते जा रहे हैं, अपना दिमाग चला नहीं रहे, तो यानी जस्ट लाइक आप मशीन ही तो काम कर रहे हैं। कंप्यूटर को जो आप कमांड देते हैं कंप्यूटर कर देता है, वो अपना दिमाग थोड़ा लगाता है कि ये चीज में क्या होगा, यस और नो। तो यानी वर्क में बिकम क्या, मैकेनिकल। समझ आ रहा है आपको? अच्छा अब जो ऑडिट प्रोग्राम में लिखा हुआ है सीनियर ने लिखा है, आपको क्या रहेगा आप बताओ? उसी के अकॉर्डिंग रिजिड रहना पड़ेगा आपको, रिजिडिटी होगी, मतलब आप अपना ज्यादा नहीं बन सकते, ज्यादा इनफ्लेक्सिबल रहेंगे। समझ आ रहा है? ऑडिट प्रोग्राम जनरली क्या होता है? रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, मतलब उन्होंने सेट कर रखा है, आप जो है मतलब अपने ऑडिट प्रोग्राम को उसी के अकॉर्डिंग, आपको जो उन्होंने लिख रखा है आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, रिजिडिटी होने के बावजूद आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं और वहां क्लाइंट में सिचुएशन चेंज हो चुकी है, क्लाइंट का स्टाफ चेंज हो चुका है,
क्लाइंट में इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी में फर्क आ गया। आप तो उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, रिजिडिटी के अकॉर्डिंग, भैया जो लिखा हुआ है हम वही वही करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ऑडिट की इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। तो यानी ऑडिट प्रोग्राम की वजह से आपको मशीन वाली फीलिंग आती है कि सारा काम मैकेनिकल हो गया, जो उन्होंने बोला बस मैं करता जा रहा हूं, अपना दिमाग तो मैं लगा नहीं रहा। दूसरा ऑडिट प्रोग्राम जनरली क्या होता है, रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। द बिजनेस में चेंज इन इट्स ऑपरेशन बट द ओल्ड प्रोग्राम में स्टिल बी कैरिड ऑन। हो सकता है क्लाइंट के बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस आ गए, पर आप तो अपना पिछले साल वाला रैकरिंग ऑडिट वाला ही ऑडिट प्रोग्राम चलाई जा रहे हो सकता है क्लाइंट के यहाँ पर स्टाफ चेंज हो गया हो, इंटरनल कंट्रोल जो है वो अलग हो गए हो, समझ आ रहा है आपको, इंटरनल कंट्रोल चेंजेस हो गए हो, जहां आप सोच रहे हो उन्होंने इंटरनल कंट्रोल वहां से डाके कहीं और जगह दिए, तो आप तो पुराने के हिसाब से चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से आप रिजिड और इनफ्लेक्सिबल होने की वजह से ऑडिट की इफेक्टिवनेस खत्म कर देते हैं। तीसरा, जो इनएफिशिएंट आर्टिकल्स होंगे वो एक सहारा ले लेंगे, क्या, जो लिखा था हमने तो वो कर दिया, हमें क्या पता इससे गड़बड़ हो जाएगी। यानी इनएफिशिएंट असिस्टेंट मे टेक क्या, शेल्टर बिहाइंड द पॉइंट, समझ आ रहा है, यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है। और बताओ बेटा, और जो एफिशिएंट असिस्टेंट है उनके इनिशिएटिव, मतलब उनकी कोशिशें खराब, मतलब वो कोशिश कर ही नहीं पाएंगे, मतलब उनके अंदर टैलेंट है लेकिन हम उनके टैलेंट को मार दिया हमने ऑडिट प्रोग्राम की वजह से, समझ आ रहा है, बोलो यस या नो। क्या क्या आया बताओ, रुको एक बार, रुको, पहले एक बार मेरे को बताओ, इसको मैं याद कराता हूं। पहला आपको मैकेनिकल अप्रोच लगेगी, रिजिड लगेगा, इनएफिशिएंट शेल्टर ले लेंगे और एफिशिएंट का इनिशिएटिव केल हो जाएगा। तो इसको याद करने का तरीका है रिजिड सिम, रिजिड सिम। अच्छा, रिजिड में क्या आ गया, ये वाला पॉइंट, एस से क्या आ गया, शेल्टर, कौन लेंगे, इनएफिशिएंट। आई से क्या आ गया, इनिशिएटिव केल हो जाएंगे किनके, एफिशिएंट के, और एम से क्या है, मैकेनिकल। बोलो समझ आया आपको या नहीं आया, हाँ जी पक्का, तो लिख लो फटाफट से डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, आप पॉइंट नंबर कौन सा बना रहे हैं, ये बना लो। तो इसको लर्न करने का तरीका क्या है, लिखो जरा पहले, रिजिड सिम, तो रिजिड को अंडरलाइन करेंगे और डाउनवर्ड एरो बनाएंगे, यहां से यहां तक लिख लो। द प्रोग्राम ऑफन टेंड्स टू बिकम रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, कॉमा, द बिजनेस में चेंज इन इट्स ऑपरेशन ऑफ कंडक्ट बट द ओल्ड प्रोग्राम में स्टिल कैरिड ऑन। हो सकता है भैया ये रिजिड होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, तो अब क्या होगा, आप पुराने वाला ऑडिट प्रोग्राम ही चलाते रहेंगे जबकि चीजें चेंज हो चुकी है। अच्छा, अब एस से क्या हो गया, शेल्टर फॉर इनएफिशिएंट असिस्टेंट। ऑडिट प्रोग्राम क्या वर्क करेगा, शेल्टर फॉर इनएफिशिएंट असिस्टेंट। दो बातें समझ आई आपको, रिजिड सिम में एस समझ आया आपको, पहले बताओ यहां तक की नोटिंग होगी आपकी, शेल्टर फॉर इनएफिशिएंट असिस्टेंट, यहां तक पहुंच गए आप सब। अच्छा, आई से क्या लिखोगे, इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट असिस्टेंट मे किल, इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट असिस्टेंट मे किल, इसकी वजह से जो एफिशिएंट है उनके इनिशिएटिव किल हो गए। और लिखो मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, एम से क्या आ गया, मैकेनिकल वर्क
इसके अंडर नीचे लिखना मैकेनिकल वर्क के नीचे, ऑडिट मे बी कैरिड आउट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच पार्ट. Audit may be carried out without understanding of the object of whole audit scheme. मतलब आप बस कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता क्यों कर रहे हैं. Audit may be carried out without understanding of the objective of whole audit scheme. बस आप ऑडिट कर रहे हैं, समझ आ रहा है आपको? अच्छा मेरी बात सुनेंगे, ये लिख लिया आपने? एक सेकंड की बात रह गई, ये हमारा टॉपिक. और डिसएडवांटेज कह रही है, इन डिसएडवांटेजेस को आप हटा सकते हैं. आप चाहो तो ऑडिट प्रोग्राम की ये जो कमियां थी ना, इसको हटा सकते हैं. कैसे? अगर आप अपना सुपरविजन ऑफ वर्क बढ़ा दें, मतलब असिस्टेंट पर सुपरविजन बढ़ा दें. दूसरा, रिसेप्टिव एटीट्यूड ले ले, मतलब यार असिस्टेंट की बात सुनने को तैयार हो जाए. जैसे अब कई बार क्या होता है, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा, तू मेरी बात सुन, मैं बॉस हूं, ऐसे वाला नहीं होना चाहिए. मतलब आप रिसेप्टिव एटीट्यूड आपका हो जाए. और असिस्टेंट को एनकरेज करो, किस चीज के लिए? कि यार तेरे को अगर कोई मैटर लगता है जो सिग्निफिकेंट है तो वो हमें तो बता, यानी उन्हें ओपन माइंड के लिए कहो. तो ये तीन अगर चीजें हम फॉलो करें तो हम डिसएडवांटेजेस को क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं. तो फटाफट से लिखेंगे, all these disadvantages may be eliminated. आप चाहो all these disadvantages लिखने के नीचे all these disadvantages may be eliminated by, कैसे कर सकते हो? पहला लिखना, पहला लिखना, imaginative supervision of work carried out by the assistant. अगर सुपरविजन बढ़ा दी जाए, अगर सुपरविजन आप बढ़ा देंगे तो काम बन जाएगा. दूसरा, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर मस्ट हैव रिसेप्टिव एटीट्यूड. भैया उनकी बातें भी सुनेंगे ना. और लास्ट, असिस्टेंट शुड बी एनकरेज to observe matter and bring significant matter to the notice of किसके? सुपरवाइजर और प्रिंसिपल. नोट कर लें आप. कह रहे इन बुराइयों को खत्म भी किया जा सकता है. और कैसे खत्म कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया. ठीक है, कर लिया आपने ये नोट? अच्छा आप क्या करना, पेज नंबर 2.15 तक ना, चैप्टर नंबर 2 का वो ऐसे 300 पर है, तो वो सारा पहले ना आज आप क्या करो, अपना ऐसे 300 लिख लेना. ठीक है, और कल पेज नंबर 2.15 तक के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व कर लेना. ठीक है, ओके. चलो आज के लिए इतनी मुक्कालात है और बाकी बातें